Hello, dear students. Hope you all are fine at your places. बेटा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हमें आज का लेक्चर आपके साथ शेयर करना है, दैट इज रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के लिए, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स टू। Even wherever you go, the mathematics is always with you. चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, wherever you go, you have to study all these things along with you. तो आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो आपके पास रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन रहेगा। आज हम इसी टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो दिमाग में सबसे पहला आता है बच्चों के दिमाग में, डिफरेंशिएशन होती क्या है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, क्या ये आपके पास कोई प्रोसेस है या समथिंग अलग कोई टर्म है, हमें उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो बेटा डेफिनेशन पे जाने से पहले कि डिफरेंशिएशन है क्या, उससे पहले बेटा मैं भी जस्ट एक रफ वर्क में आपको बता दूं कि ऑलरेडी आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? फंक्शंस के बारे में, जिसमें हमने कहा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं, जैसे मैं लेट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, लेकिन ये वेरिएबल्स एक्स और वाई एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेटेड है कि वाई वेरिएबल अपनी वैल्यूज के लिए एक्स वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने कि इक्वेशन में लिखा कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। मुझे बताइए, क्योंकि y की क्या वैल्यू होगी वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड x करेगा। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं हियर द वेरिएबल y इज डिपेंडिंग फॉर इट्स वैल्यू ऑन द वेरिएबल x। और इसी को हमने लिखा था y इक्वल्स टू f ऑफ x। इसका मीनिंग है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब बेटा हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस का मीनिंग होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस शो करना। तो हमारे केस में कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है? हमारे केस में x वेरिएबल इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये अपनी वैल्यूज खुद असाइन करेगा, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड करेगी कि y की वैल्यू क्या होगी। इसका मीनिंग है y अपनी वैल्यूज के लिए x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल साइड में दिखा देता हूं। अगर देखिए आपके पास प्रॉब्लम में x की वैल्यू ऑलरेडी 1, 2 और 3 दे रखी है, तो मुझे बताइए कि अगर मैं x की वैल्यू को इस इक्वेशन में 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू कितनी हो जाती है? x की जगह 1 डालिए प्लस 4, तो 1 प्लस 4 इज 5। इट मीन्स y भी वेरिएबल है, लेकिन y अपनी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 है एज पर द प्रॉब्लम, जो प्री कंडीशन उसको दे रखी है, तो हम देख रहे हैं अब y की वैल्यू 5 नहीं रही, अब आपके पास x की जगह 2 है, 2 प्लस 4 6 हो गया। इसका मीनिंग अब y की वैल्यू 6 है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x ने अपनी वैल्यूज को चेंज किया, y ने भी अपनी वैल्यूज को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x की जगह 3 डाला तो 3 प्लस 4 7। तो आप हर बार देख रहे हैं कि ये जो x को वैल्यूज हमने असाइन की हैं 1, 2, 3, ये एज पर द क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी असाइंड है। तो जब आपके पास किसी वेरिएबल को ऑलरेडी असाइंड वैल्यूज हो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन y की वैल्यू 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी, वो डिसाइड करेगा कि आप x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं। If you are substituting x equals to 1, only then we can have y equals to 5. And if you are substituting the value x equals to 2, then you have the value for y equals to 6. And similarly, if you substitute the value x equals to 3, in that case, y can have the value equals to 7. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है इस एग्जाम्पल से कि हर बार y x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसी को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं
y equals to f of x. Means y depends upon the values of x. इसलिए हम इसको कहते हैं y is a function of x. अब फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल लेक्चर हमने इससे पहले भी पढ़ा रखा है. तो ये एक जस्ट एक रिव्यू था इस डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो इसलिए मैं इस पार्ट को यहां से रिमूव कर रहा हूं और लेके चलते हैं कि आपके पास फिर डिफरेंशिएशन है क्या. हम कह रहे हैं कि अगर बेटा अगर आपके पास कोई वेरिएबल ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है? अगर आपके पास कोई वेरिएबल दे रखा है, हमारे पास वेरिएबल इस तरह से है कि मेरे पास कोई वेरिएबल y है जो किसी वेरिएबल x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो क्या मैं y को फंक्शन ऑफ x कह सकता हूं? यस. इसका मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन में बेटा आपके पास फंक्शन ऑलरेडी दे रखा होता है. मीन्स फंक्शन आपके पास ऑलरेडी दिया गया होता है. और डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दिए गए फंक्शन का क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव. क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव. तो आप कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस वेयर वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन. लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन फिर क्या होगा, वही मैं आपके पास जस्ट इसके बिलो आपके साथ शेयर कर रहा हूं. अब देखिए बेटा, ये आपके पास स्क्रीन पे एक डेफिनेशन जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उस डेफिनेशन को अगर आप देखें तो हमने आपसे कहा कि आपके पास डिफरेंशिएशन फिर कैसे डिफाइन होगा. हमने कहा कि ये वो प्रोसेस है, मींस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेशन और डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन. भाई गिवन फंक्शन हमारे पास कौन है? जो मैंने यहां पर इक्वेशन 1 में लिया है. मैं कह रहा हूं मेरे पास एक गिवन फंक्शन f of x है जिसको हमने y के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. Either you can say we have to find the derivative or we have to find the derivation. लेकिन किसका यूज करके? By using the definition of derivative as a limit. तो हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एज अ लिमिट के तौर पर हम इस डेफिनेशन का यूज करते हैं और इसी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव को, लेकिन डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? फंक्शन का. तो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं. लेकिन इस डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने का ये जो आपके पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस को प्रॉपर नेम डिफरेंशिएशन नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन एब इनिशियो. तो मैंने यहां पर लिखा है दैट इज डिफरेंशिएशन is called differentiation ab initio. इसको another name भी दिया जाता है and it is also known by another name that is differentiation by first principle या differentiation from first principle. तो ये अपने आप में बहुत ही important topic है. 11th standard में जब आप mathematical tools जैसे topics को पढ़ते हैं तो differentiation, integration ये सब आपने पढ़नी है. तो no doubt आपने देखा हम शुरू से जो पढ़ते हुए हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं. हमने लास्ट टाइम फंक्शंस के बारे में करवाया, फिर लिमिट ऑफ फंक्शंस के बारे में करवाया, अब हम डिफरेंशिएशन पे आ रहे हैं. तो जब आप डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करेंगे ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन. तो ये सभी सीक्वेंस में है. हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक कि आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को आप तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक कि आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. और फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को आप तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आपको वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा. आप देखेंगे हमने हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया और आई गारंटी अगर आप प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यूटी में देखते हैं तो 100% आप इन सभी टॉपिक्स को टिप्स पे अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. अब देखिए हमने कहा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया जैसे हमने इक्वेशन 1 में लिया, तो इस फंक्शन का आगे मुझे डेरिवेटिव निकालना है बाय द डेफिनेशन ऑफ एज व्हाट, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एज अ लिमिट के तौर पे. तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन एब इनिशियो कहते हैं. तो समटाइम्स आपको एग्जाम में आ सकता है डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड होता क्या है उसको एक्सप्लेन करो. तो ये सारा टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करूंगा उसमें आपने लिखना. कई बार आपको एग्जाम में आता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, तब भी आपने यही टॉपिक आपने पूरा डिटेल में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है. अब बात आती है कि इस प्रोसेस में टोटल 6 स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं. तो वो 6 स्टेप्स हैं क्या, वो मैं एक एक करके आपके सामने यहां पर लिखूंगा. 6 स्टेप्स आपने अंडरस्टैंड करने.
उन्हीं 6 स्टेप्स के बेसिस पे हम पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो 6 स्टेप्स हैं कौन से, मैं एक एक करके बता दूं। पहला स्टेप, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, उसमें 6 स्टेप्स कौन कौन से, एक एक करके आपके पास एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास सबसे पहला स्टेप होता है डिनोट द फंक्शन बाय वाई। कोई जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया है उसको वाई से डिनोट कीजिए। पहला स्टेप क्या है, डिनोट द गिवन फंक्शन बाय वाई। ये पहला स्टेप है। आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। क्या करेंगे, इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हम आपके पास टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका पहला स्टेप है। फिर बात आती है, फिर सेकंड स्टेप क्या हुआ कि जब आपने किसी फंक्शन को y के साथ डिनोट कर दिया, तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है गिव द इंक्रीमेंट डेल्टा x टू द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा y टू द वैल्यू ऑफ y। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर इंक्रीमेंट ऑफ x टू द वैल्यू ऑफ x का मीनिंग क्या है, y को जो हम स्मॉल इंक्रीमेंट दे रहे हैं दैट इज डेल्टा y, उसका मीनिंग क्या है। बेटा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसी फंक्शन को देखिए जो फंक्शन हमने अभी जस्ट आपके साथ एक्सप्लेन किया। मैंने कहा कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, कौन सा, यहीं पे लिख देता हूं। मैंने कहा था कि y जो है वो एक्चुअल में x प्लस 4 है। अब क्योंकि y x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैंने इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया सिंबॉलिकली, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब बेटा ये f ऑफ x खुद है क्या, ये f ऑफ x x प्लस 4 है। y की जगह अभी भी y ही है, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू ही है, सिर्फ x प्लस 4 की जगह मैंने f ऑफ x लिखा है। फंक्शन तो एक्चुअल में क्या है, इसका मीनिंग है कि हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है उसकी वैल्यू x प्लस 4 है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये y x प्लस 4 के अलावा कुछ और भी हो सकता था, जैसे y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 भी तो हो सकती है। इट कैन हैव एनी वैल्यू जो आप सोच सकते हैं, पर लेकिन जिसमें x की वैल्यू जब हम डालें तभी जाके y की वैल्यू आए, उस तरह के फंक्शंस आपने सोच के रखने। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने ये, अब मुझे बताइए बेटा, अगर मैं x की वैल्यू में स्मॉल इंक्रीमेंट करता हूं, स्मॉल इंक्रीमेंट मीन्स अगर x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 1 कि 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, मुझे बताइए y कितना होता इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। y होता x की जगह 1 आ जाता प्लस 4 आ जाता, तो y की वैल्यू 5 आती। पर लेकिन मैं कह रहा हूं जो भी वैल्यू आपकी x की है उस पर एक स्मॉल इंक्रीमेंट कीजिए, डेल्टा x। अब ये डेल्टा x क्या है, हम कह रहे हैं स्मॉल इंक्रीमेंट, इसका मतलब ऐसी वैल्यू जो बहुत ही छोटी है। मैं कहता हूं वो वैल्यू है 0.01, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। मैंने कहा अब x 1 नहीं है, x की जो भी वैल्यू थी उसमें मैंने ये वाला इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। अब x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 0.01, ये x की वैल्यू है। मीन्स जनरली अगर मैं बात करूं, पहले x था, अब मैंने उसमें डेल्टा x क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो डेल्टा x क्या था 0.01। तो मुझे बताइए न्यू वैल्यू आपके पास जो y की होगी, जब आपने x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x दे दिया, तो मुझे बेटा बताइए ऊपर के एग्जांपल के अकॉर्डिंग अब आपके पास ये 1 नहीं है, अब ये 1.01 है। अब 1.01 जब ऐड होगा 4 में, तो मुझे बताइए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.01। अब बेटा आप ध्यान रखिएगा, क्या y की वैल्यू पहले कितनी थी 5, अब कितनी है 5.01। तो y की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आया, जो y की वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ, उसको हम यहां पर डेल्टा y कह रहे हैं, और वो इंक्रीज भी कितना है 0.01।
5.01 का है। भाई पहले कितना था, 5 था, अब कितना है 5.01। आप 5.01 में से 5 को माइनस कर दीजिए, बाकी आंसर कितना आएगा 0.01। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप x की वैल्यूज में इंक्रीमेंट देते हैं तो y की वैल्यू में भी स्मॉल इंक्रीमेंट इंक्रीज होता है। हम इसी को जनरलाइज स्टेप्स में, हम क्योंकि एग्जांपल से समझाएंगे नहीं, हम उसको जनरलाइज टर्म्स में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी फंक्शन होगा आपके पास उसको सबसे पहले y के बराबर कर देना। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन x स्क्वायर है तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं इसको इक्वल्स टू y कर दूंगा, ये मेरा पहला स्टेप होगा। तो ये पहला स्टेप है जो मैंने यहां पर लिखा है। अब दूसरा स्टेप क्या है, गिव द इंक्रीमेंट डेल्टा x टू द वैल्यूज ऑफ x। अगर पहले x था उसमें अब इंक्रीमेंट कितना देना है, डेल्टा x। अब इसका मीनिंग है अब ये x x नहीं रहा, अब ये x में डेल्टा x ऐड हो गया है, इंक्रीमेंट आ गया है। अब ये x का स्क्वायर नहीं है, अब ये x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर होगा राइट हैंड साइड में। तो जब आपने स्मॉल इंक्रीमेंट x में किया, मैंने अभी भी एग्जांपल में बताया, तो y की वैल्यू भी चेंज होती है। तो अब ये y नहीं रहा, अब y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y आ जाएगा। तो मैंने यहां पर वही लिखा है, मैंने कहा गिव द इंक्रीमेंट डेल्टा x टू द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा y टू द वैल्यू ऑफ y। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इन इक्वेशंस को क्यों ऐसा लिख रहे हैं। मैं इसको साथ साथ मिटा देता हूं क्योंकि अदरवाइज आपके लिए टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी हो जाएंगी। मैं इनको यहां से हटा रहा हूं, ये इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आपको ये सभी स्टेप्स एक एक करके एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब देखिए बेटा, अब जो आपके पास थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप क्या है, जब आपने पहले स्टेप में फंक्शन को y के बराबर कर दिया, सेकंड में आपने x को इंक्रीमेंट दिया डेल्टा x, तो y में भी इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा y का। थर्ड स्टेप में जो भी इक्वेशन डेवलप होगी उस इक्वेशन को आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को उस सेकंड इक्वेशन से आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इन स्टेप्स को मैं साथ साथ यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा आप ज्यादा बेटर तरीके से समझोगे। तो पहले स्टेप में हमने क्या कहा, पहले स्टेप में हमने कहा, स्टेप 1 में आप कहीं पे लिख लीजिएगा, स्टेप 1 हमने कहा कि अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ x है तो उस फंक्शन को y के बराबर कर लीजिए। ये पहला स्टेप हो गया। अब बात आती है स्टेप 2 की। मैंने कहा स्टेप 2 में कि आपके पास, देखिए स्टेप 2 में मैंने क्या कहा था, इंक्रीमेंट्स की बात की थी। मैंने कहा था डेल्टा x इंक्रीमेंट दीजिए x में, तो डेल्टा y इंक्रीमेंट किस में आएगा, y में। मैंने वही करना। अब मैं दिखाने के लिए क्या करूंगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में x है, मैं x में इंक्रीमेंट देना चाहता हूं। अब ये x नहीं है, अब ये x प्लस डेल्टा x है। मैंने x की वैल्यू में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x दे दिया, तो ये फंक्शन ऑफ, अब x नहीं रहा, ये फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया। अब मैंने कहा y नहीं रहा, अब y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट आ चुका है। कितने अमाउंट से, डेल्टा y अमाउंट से। मैंने अभी एग्जांपल से आपको समझाया। थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 कहता है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जो भी इक्वेशंस आपके पास डेवलप हुई हैं स्टेप 1 में और स्टेप 2 में, आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, इक्वेशन 1 पहले स्टेप की इक्वेशन को सेकंड स्टेप की इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना। अब ध्यान दीजिए, पहले स्टेप की इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू f ऑफ x है। सेकंड स्टेप की इक्वेशन क्या है, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x है। अब हमने कहा फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या थी सेकंड की, वो थी y प्लस डेल्टा y। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट की क्या है, माइनस y। तो लेफ्ट हैंड साइड में से देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को, मींस राइट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, उसमें से मुझे अब फंक्शन ऑफ x सब्ट्रैक्ट करना। अब देखेंगे इक्वेशन 3 भी हमने उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मिक्स ना हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि आपको ये स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे। साइमल्टेनियसली हम स्टेप्स को यहाँ पर लिख भी रहे हैं और साथ में आपको
इवेलुएट भी करवा के दिखा रहे हैं। चौथा स्टेप क्या कहते हैं? देखो बोला, जब तीसरा स्टेप आपने परफॉर्म किया, इस तीसरे स्टेप में कुछ ये समझने वाली है, वो क्या है? मैं इसको भी फोर्थ स्टेप को भी नहीं लिखूंगा, फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए स्पेलिंग को। सिंप्लीफाई इट मीन्स ऊपर जो स्टेप 3 में जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जहां तक वो सॉल्व हो सकता है वहां पर सॉल्व कीजिए। अब ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए बेटा, इस स्टेप में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में पहला वाला फंक्शन है किसका? x प्लस डेल्टा एक्स का, दूसरा है फंक्शन ऑफ x। ये ध्यान रखना, यहां पर प्लस वाई था, ये माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ रह जाएगा डेल्टा वाई, और राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स रहेगा। अब कुछ बच्चे होंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर एफ को अलग से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बेटा मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एफ ऑफ एक्स का मीनिंग कभी भी ये नहीं है कि एफ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, ये मीनिंग नहीं है इसका, ये क्रॉस है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। एफ यहां पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, एफ फंक्शन ऑफ एक्स बता रहा है कि भाई एफ जो है वो डिपेंड करता है वैल्यूज ऑफ एक्स के ऊपर। इसका मीनिंग है कि भाई वाई जो है वो एक्स के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है कि एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब ब्रैकेट्स में लिया जाता है। इसीलिए हम राइट हैंड साइड के स्टेप्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन हमारे पास दिखी होगी, क्योंकि ये हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व हो रही है जनरलाइज्ड है। अब चौथा स्टेप क्या कहता है बेटा? चौथे स्टेप को आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, अब मैं उसी को आपके साथ शेयर करूँ। अब देखो बेटा, जब आप ये थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है तो फोर्थ स्टेप जो होता है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन आपके पास स्टेप 3 में डेवलप हुई है, डिवाइड इक्वेशन ऑफ स्टेप 3, जो भी इक्वेशन डेवलप होगी हमारे पास, अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास इक्वेशन डेवलप हुई है डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो उस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं थ्रू आउट बाय डेल्टा एक्स, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। अब देखिए, अगर मैं इसी पर्टिकुलर कंडीशन को स्टेप 4 को अगर मैं अबव वाली इक्वेशन में अप्लाई करूं, स्टेप 3 की इक्वेशन में, तो मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई था, मैंने कहा इस लेफ्ट हैंड साइड को भी डेल्टा एक्स से क्या करना है? डिवाइड करना है। राइट हैंड साइड में क्या है? मेरे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मुझे पूरी इस इक्वेशन को अलग से डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। क्या करना है? डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। ये हमारा चौथा स्टेप रहेगा। कौन सा स्टेप रहेगा? फोर्थ स्टेप। मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं ताकि स्क्रीन आपके पास दिखाई दे। अब बात आती है स्टेप 5 की। स्टेप 5 में क्या करेंगे बेटा? स्टेप 4 में जो भी इक्वेशन डेवलप हुई है, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ इक्वेशन आ रही है, राइट हैंड साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास टर्म्स आ रही है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में, और राइट हैंड साइड में भी जो टर्म्स है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जहां तक ये सिंप्लीफाई होगा वो सिंप्लीफाई करना है। हम अभी जस्ट बता रहे हैं कि ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, हमने लेट किया कि ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ऐसी आ रही है, लेकिन आपने जब क्वेश्चन आपको आएगा तो उसको सिंप्लीफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? हम यहां पर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है? और वो लिमिट क्या लगेगी? मैं यहां पर लिख रहा हूं, नाउ अप्लाई द लिमिट। और वो लिमिट है क्या? हम यहां पर बेटा डेल्टा एक्स को अप्रोच कराएंगे जीरो को टू बोथ साइड्स, बाय बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। जब मैं इक्वेशन 4 कह रहा हूं तो आपने वो इक्वेशन कौन सी लेके चलना है? जो स्टेप 4 की इक्वेशन डेवलप होगी, फाइनल इक्वेशन। तो अगर मैं इस कंडीशन को यहां पर लगाऊं तो ये हमारा कौन सा स्टेप था? स्टेप 5। तो स्टेप 5 क्या कह रहा है? स्टेप 5 कह रहा है कि आप लिमिट लगाएंगे, डेल्टा एक्स को अप्रोच करेंगे जीरो, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी
मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था, मुझे इसको भी लिमिट लगानी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और राइट हैंड साइड में भी ये लिमिट लगानी है। तो बोथ साइड्स का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग से। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये मुझे अप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब लिमिट के रूल्स तो आपको करवाए हुए हैं, आपको याद ही होगा लिमिट्स जब भी आपके पास कहीं पे भी अप्लाई होती है तो उसके बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं, वो आप अपने प्रीवियस वीडियो के लेक्चर में उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं। हमारे इस केस में सामने दिख रहा है, अगर पी बाई क्यू की फॉर्म है तो लिमिट न्यूमरेटर को भी लगेगी, लिमिट डिनोमिनेटर को भी लगेगी। राइट हैंड साइड में भी आपके पास न्यूमरेटर में अलग टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में अलग टर्म है, तो इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लगेगी। अब स्टेप 5 के बाद बात आती है स्टेप 6। स्टेप 6 कहता है कि जब आपने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को लगाया, ध्यान से देखिएगा ये कौन सी साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मीनिंग है कि आप डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करें, यू आर मेकिंग इट वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा कर रहे हैं। तो जब आप डेल्टा एक्स की वैल्यू को छोटा करोगे तो ऑटोमेटिकली डेल्टा वाई की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, इट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। अब आप सोचेंगे कि भाई क्यों स्मॉल हुई, कि बेटा मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल बताया है, यहाँ पर कौन सा वाला, ये यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया। मुझे बताओ, ये एक सिंपल सी एक इक्वेशन मेरे पास है, अगर x की वैल्यू आप 2 डाल रहे हो तो मुझे बताइए y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 + 4 6। अब मैंने कहा कि x में आपने इंक्रीमेंट तो दिया डेल्टा एक्स, लेकिन वो डेल्टा एक्स बहुत छोटा है 0.0001। तो मतलब इंक्रीमेंट जब मैं दे रहा हूं तो x प्लस डेल्टा एक्स की बात हो रही है। तो मुझे बताओ 2 में जब ये वैल्यू ऐड करोगे 2.0001, तो ये तो 2.0001 बहुत ही स्मॉल इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू में। जब आप ये वाली वैल्यू अब इस x की वैल्यू में डालोगे तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.0001 प्लस 4, तो वो हो गया 6.0001। तो पहले 6 y की वैल्यू 6 थी, अब y की वैल्यू कितनी आई है 6.0001 अप टू 4 डेसिमल्स। तो जो इंक्रीज हुआ है y की वैल्यू में, क्या वो इंक्रीज भी बहुत छोटा है, यस वो इंक्रीज भी बहुत छोटा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब डेल्टा एक्स को आप जीरो को अप्रोच कराओगे तो डेल्टा वाई जो y की वैल्यू में जो इंक्रीज आ रहा है बहुत ही छोटा होगा, और जब आपके पास इंक्रीज बहुत छोटा हो तो डेल्टा एक्स को हम डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उसको फिर डी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा वाई अब आपके पास रिप्रेजेंट होगा डी वाई के साथ। तो इसलिए इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब वो कंडीशन क्या कह रही है, अब उसको देखिए। मैंने कहा कि जब आपने लिमिट्स लगा दी डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन एक्स को, तो मुझे बताइए डेल्टा वाई बहुत छोटा हो गया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डी वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो गया, इसको अब हम लिख सकते हैं डी एक्स। लेकिन देखिए बेटा लिमिट लग चुकी है तभी जाके ये डेल्टा वाई डी वाई बन गया है, लिमिट लग चुकी है इसलिए डेल्टा एक्स डी एक्स बन चुका है। इसलिए अब आपने यहां पर वापिस से लिमिट एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो नहीं लगाना है, आप उस लिमिट को अप्लाई कर चुके हैं तो ये फॉर्म बनी है। इसलिए अब आपके पास जब लिमिट लगाओगे डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, हमने कहा कि ये वाली साइड जो है ये बन जाएगी। तो इसलिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन हम साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें देखिए बेटा, उसमें देखिए स्टेप 6 में जो कंडीशन जब हमने अप्लाई की तो क्या ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, यस। और राइट हैंड साइड क्या था, डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो आपके पास बेटा ये जो फॉर्म आ रही है 6th इक्वेशन में, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे। मैंने लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई,
ध्यान रखिएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। बेटा ये जो टर्म है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव। डी अपॉन डी एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ, ये कौन है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई। वाई क्या था, फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसमें कह रहे हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग है कि उस फंक्शन में इनफाइनेटली कितना चेंज आएगा ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ, इनफाइनेटली वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। जब आप x की वैल्यू में बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल चेंज करते हैं तो y फंक्शन की वैल्यूज में कितना इनफाइनेटली स्मॉल चेंज आता है, इसको कहा जाता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। अब इस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, देखिए इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाती फिर आपने कैसे बतानी है। एक चीज मैं यहां पर थोड़ा सा मिस कर गया हूं, ये जो आपके पास टर्म लिखी है जिसमें हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमारे पास फॉर्म आई है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी मैं डेफिनेशन में बता देता हूं, इसका प्रॉपर नेम है। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है वो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया। तो आपके पास जब एग्जाम में आपको लिखने के लिए आएगा तो फिर इसको लिखा कैसे जाएगा, अब आप इसको देखिए। अब देखो बेटा ये जो आपके पास टर्म था दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल रेशियो। और ये क्या हमें बताता है, इट गिव्स एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, क्योंकि y को हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कह रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या है विद रिस्पेक्ट टू x। और इंटरवल्स क्या है, जब आप x से होते हुए x प्लस डेल्टा x की तरफ जा रहे हैं, तो इंटरवल्स हैं x और डेल्टा x प्लस डेल्टा x। तो आप उस इंटरवल के दौरान आप देख रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है y की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल रेशियो। अब देखिए इंक्रीमेंटल रेशियो के बाद आपके पास यहां पर बात आ रही है लिमिटिंग केस की। जैसे मैंने आपको बताया कि जब डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यहां पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मैंने आपसे क्या कहा कि बिकम्स इनफाइनेटली वेरी वेरी स्मॉल एंड हैंस गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट। ये इंस्टेंटेनियस रेट बताए क्योंकि टाइम बहुत कम हो चुका है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो हम उसकी बात करें, और मुझे बताओ स्पेस के अकॉर्डिंग आपके पास अभी स्पेसिंग बहुत कम है, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट में आप कह रहे हो कि y की वैल्यूज में कितना चेंज आ रहा है। हम कह रहे हैं इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और देखिए बेटा यहां पर ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जब आप डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच करते हैं इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, और इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आई होप कि आपको ये 6 के 6 स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं 6 स्टेप्स के बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप बेटा आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमने 6 डिफरेंट स्टेप्स की मदद से आपको डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में आपको डिस्कस किया। बेटा ये जो 6 स्टेप्स हैं इसी को हम डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब आने वाले टॉपिक्स में आप देखेंगे कि जब आप एक्स रेज पर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे, या फिर साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, या कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब आप निकालेंगे, उसको निकालने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये 6 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है। तो 6 स्टेप्स को मेमोराइज करना है, उसी की बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब आपका काम क्या है बेटा कि वीडियो जो आपके साथ शेयर किया गया है इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि मेन मकसद जो वीडियोस बनाने का है वो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और हो सके तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्स जरूर डाला करो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट डे आएंगे।
तो आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आपका पास रहेगा वो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन का रहेगा. ओके, बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.